हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त रूपेश शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सॉलिड की सेकंड यूनिट। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात की थी, तो आइए बात करते हैं सेकंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम। सेकंड यूनिट में हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे और परफेक्ट गैस के लिए और गिब्स पैराबॉक्स के लिए बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन देखेंगे और इसके अंदर हम ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल जो इसके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके स्पेक्ट्रा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आइए हम बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर परफेक्ट गैस एंड गिव्स पैराबॉक्स की। तो पार्टीशन फंक्शन हमने निकाला था इससे पहले वाली जो यूनिट थी उसमें पार्टीशन फंक्शन की बात की थी। और ये गिब्स पैराबॉक्स होता क्या है, गिब्स पैराबॉक्स होता क्या है, हम आगे बात करेंगे। गिब्स पैराबॉक्स कैसे निकालते हैं, तो पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं। हमने मान लिया आई हमारे पार्टिकल हैं, उनकी पोजीशन है आर आई है और मोमेंटम मान लो पी आई है। तो एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए कि इसमें यह लिखा हुआ है कि लेट अस कंसिडर ए परफेक्ट आइडियल गैस के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विच इज कंसिस्ट एन नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। लेट हमने मान लिया पोजीशन ऑफ आई पार्टिकल इज आर आई है और मोमेंटम है पी आई। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी राइट ई बराबर क्या होता है, समीशन पी आई स्क्वायर अपॉन 2m o प्लस यू क्या है, एनर्जी है। अब मेरी बात सुनना, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो होगी। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आ जाएगी, ठीक है, u बराबर जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन में u बराबर जीरो तो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी ई बराबर समीशन पी आई स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब पार्टीशन फंक्शन हमको पता है क्या होता है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, z बराबर e की पावर माइनस बीटा ई आई। अगर हम इसे वॉल्यूम के रूप में लिखें तो वॉल्यूम के रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखिए कि वॉल्यूम के रूप में हमको लिखना आता है z बराबर एच अपॉन 3n। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, समाकलन e की पावर माइनस बीटा ई डी टो। ठीक है, वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, पोजीशन के और मोमेंटम के। वॉल्यूम में आते पहले ये देखिए पोजीशन के और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट हो गए, मोमेंटम ये पोजीशन के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, हम जानते हैं जो पोजीशन के कंपोनेंट होते हैं वो तो किसको दर्शाते हैं, वॉल्यूम को दर्शाते हैं। और ये किसको दर्शाते हैं, मोमेंटम वाले एरिया को दर्शाते हैं। तो ये तो क्या वॉल्यूम वी की पावर एन, ये तो हो गया v की पावर n। अब बचा मोमेंटम, मोमेंटम किसको दर्शाएंगे, एरिया को दर्शाएंगे, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी हो जाएगा। तो उसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इससे पहले वाली यूनिट में हम इसे सोल्व कर चुके हैं। तो आपका z क्या आ जाएगा, v की पावर n 3n और वैल्यू 2 पाई m के टी, जो कि इसकी फॉर्मूला है। अगर हम अगर h की पावर 3n को अंदर ले जाएंगे तो ये किसका, वेव फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, लेमडा की पावर लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जेड क्या आ गया आपका, पार्टीशन फंक्शन। तो ये क्या आ गया, पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन आ गया। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लेमडा वाली आएगी। लेमडा मतलब वेव लेंथ की जो वैल्यू आती है h अपॉन 2 पाई √2 पाई m के टी, वो वाली वैल्यू है ये। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था जेड पार्टीशन फंक्शन निकालना। ठीक है, दिस इज नाउ वाज पार्टीशन फंक्शन इन केस ऑफ आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन के लिए बात कर लेती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम एंट्रोपी निकालेंगे, फिर हम उससे गिब्स पैराबॉक्स की बात करेंगे। एंट्रोपी क्या होती है यहाँ पर, एंट्रोपी भी इससे पहले वाली यूनिट में हमने बात की थी, एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए कि नाउ एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस के लिए हमने एंट्रोपी निकाली थी एस बराबर के लॉग जेड बीटा ई बार। अब हमको जो है किसकी वैल्यू प्राप्त है, जेड की वैल्यू तो हमको प्राप्त है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, ई बार की वैल्यू। ठीक है, बीटा की वैल्यू हम जानते हैं 1/kT होती है। नेक्स्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी, बीटा बराबर 1/kT होती है। और ई बार क्या होता है, मीन एनर्जी होती है। तो मीन एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ये होता है KT स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जेड की वैल्यू हमको पता है, अभी निकाली है। ठीक है, हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, केटी तो केटी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड की वैल्यू ये थी, टी को बाहर निकाल दिया क्योंकि हम यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी वाली को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो टी और तो सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है। पहले लॉग का होगा, लॉग के क्या होगा 1/t हो गया। फिर टी का क्या होगा, टी की पावर n टी। ठीक है,
एक से एक कट गया, ये 3/2 NKT, ठीक है। ये से गया 1 में आ गया टी, टी बच जाएगा, टी से टी गया, टी और ऊपर क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा। तो KT अपॉन KT 3/2N, 3/2N KT E, ये क्या गया, मीन एनर्जी आएगी। दोनों चीजें आएगी। अब इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, हम किस में रख देंगे, यहाँ पर एंट्रोपी में रख देंगे। तो एंट्रोपी में जैसे वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 से रख दिया। ये तो किसकी होगी, जेड की, ये किसकी होगी, बीटा की, और ये किसकी होगी, एनर्जी की, क्योंकि मीन एनर्जी हमें पता है 3/2 NKT होता है, ठीक है। ये हमें पता था, फिर भी हमने निकाला, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया v की पावर n, ठीक है, v की पावर n प्लस ये किसकी फॉर्म में हो गया, होल स्क्वायर, इसको बोला 3 से 3 कर गया तो बचेगा स्क्वायर, h² log, ठीक है। प्लस गुणा में तो प्लस में हो जाएगा, और KT का क्या, KT से KT गया प्लस 3n/2, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पावर को आगे ले लेते हैं, तो S आ गई एंट्रोपी, ये किसकी फॉर्मूला आ गई, n को आगे ले लिया, ठीक है, एंट्रोपी आ गई। अब ये हमारी क्या है, एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी, तब हम इसको प्रूव कर लें कि दिस इज नाउ अस एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होगी, एक एंट्रोपी होगी। लेकिन हम गिब्स पैराबॉक्स निकालेंगे, तो गिब्स पैराबॉक्स में हम करेंगे क्या, देखिए हम एक सिस्टम मानेंगे, हमने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। सिस्टम के हमने दो पार्ट कर दिए। अब हमने कहा कि जो आपकी एंट्रोपी आई थी टोटल, ये अभी आई है आपके पास, आपने निकाल ली एंट्रोपी। हम कहते हैं कि अगर सिस्टम को हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाता है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी आधे हो जाते हैं, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी आधा हो गया और नंबर ऑफ पार्टिकल भी आधा हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल एंट्रोपी आएगी एस ए और एस बी की, मतलब ये ए है या बी है, इन दोनों की जो एंट्रोपी आएगी वो पूरी टोटल की एनर्जी के बराबर आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये टोटल एनर्जी और एंट्रोपिक एनर्जी ये दोनों इक्वल नहीं होगी। मतलब कह देंगे यहाँ जो एंट्रोपी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। देखिए कैसे आते हैं गिब्स पैराबॉक्स पे, ठीक है। सिंस एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस कैन बी राइट, ठीक है, एस बराबर हमने मान लिया, एस बराबर क्या थी, एंट्रोपी यही थी, ठीक है। एस बराबर हमने ये लिख लिया एंट्रोपी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने वही करा कि इफ डिवाइड ए सिस्टम इनटू 2 इक्वल पार्ट देन एंट्रोपी ऑफ ईच सिस्टम कैन बी राइटस, ठीक है। ऐसे एस बी दो सिस्टम, एक सिस्टम लिया उसे दो भागों में बांट दिया ऐसे एस बी में, और नंबर ऑफ पार्टिकल आते हो गए वॉल्यूम आधा हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आते हो गए वॉल्यूम आधा हो गया, ठीक है। इसके बाद ठीक है दोनों आधे हो गए, ठीक है, ऐसे और एस बी, ठीक है, ऐसे और एस बी दोनों बराबर है। तो हमने एक एंट्रोपी ले ली, हमने क्या करा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे उसे आधा कर दिया, वॉल्यूम को भी आधा कर दिया। n/2 था n/4 हो गया, ठीक है, n/2 था n/4 हो गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल भी आधे हो गए और वॉल्यूम भी आधा हो गया। ये ऐसे बराबर एस बी दोनों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे और एस बी दोनों बराबर है, और यहाँ अगर एडिट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, एड करेंगे दोनों को, नाउ एड कर दिया, 2 हो गए, 2 बार लिख लिया इसे, मतलब जोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया, ये वैल्यू आएगी। अब क्या ये वैल्यू जो है एस जो आपकी एंट्रोपी आई थी सिस्टम की उससे मैच हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 9 के एस ए प्लस एस बी बराबर नॉट इक्वल टू एस, दिस इज नाउ अस गिब्स पैराबॉक्स बिकॉज एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी एक्सटेंसिव पैरामीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, व्यापक पैरामीटर है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 9 जो एंट्रोपी है वो डज नॉट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। सो इन दिस केस द करेक्ट पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाई। अब हम क्या लिखेंगे कि आइडियल गैस को हम परफेक्ट इसमें करेक्शन करेंगे। करेक्शन क्या करेंगे, जो जेड था, जेड को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि हम जेड को एन फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते, मतलब जेड प्राइम बराबर होता है जेड अपॉन एन फैक्टोरियल। तो जेड की वैल्यू तो आपको ये पता थी, एन फैक्टोरियल लिख दिया, और उसे हमने किसके रूप में लिख दिया, इस रूप में वापस लिख दिया, ठीक है। जो आपकी एंट्रोपी थी उसके रूप में हमने वापस लिखा इसको, ठीक है, मतलब इसको हमने एन फैक्टोरियल लिख दिया और वो की वही एंट्रोपी लिख दी। तो हम क्या लिख सकते, जेड प्राइम बराबर जेड अपॉन एन, तो जेड की वैल्यू तो एज इट इज, और एन फैक्टोरियल लिख दिया, एन का फैक्टोरियल। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, के लॉग वी की पावर एन, वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, विच इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, जो कि एंट्रोपी के लिए क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। देखिए आपको ये जो वैल्यू है ये किस प्रकार लिखी, आपकी जो एंट्रोपी आई थी हमने उसमें क्या करा था कि लोग ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था ना, तो उसको हम फॉर्मूले को वापस ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर
ये वाली जो वैल्यू थी एडिटिव प्रॉपर्टी की, हमने इसको क्या कर दिया, वापस ऐड कर दिया। ठीक है, ये गुणा किया था ना ए और बी में, हमने तोड़ा था तो इसे वापस ऐड कर दिया और एन फैक्टोरियल के रूप में लिख लिया। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपकी क्या होती है, एंट्रोपी खत्म। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसका मीनिंग क्या है। पहले इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग क्या है कि वैलिडिटी ऑफ, ये रहा आपका क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग ये है कि अगर वॉल्यूम, आपका एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। सपोज करो कि यार एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, सिस्टम बहुत हेवी है, उससे आप टेम्परेचर देते तो टेम्परेचर बहुत कम जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हम ऐसी बात करते हैं कि वॉल्यूम के अंदर अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल कम करते तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन आएगा ना V अपॉन एन टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल और टेम्परेचर के मध्य जो रिलेशन आएगा, इन दोनों का इस टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन आएगा वही क्या हो जाएगा, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। तो इसके अंदर हम क्या मानेंगे, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करना, हमको बस ओनली और हाइगेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना है। उसमें हमको पोजीशन और मोमेंटम दोनों दिए रखेंगे, तो इससे हमारा बहुत इजी होगा सोल्व करना। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में क्या हम निकालेंगे कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालेंगे। अगर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत लार्ज होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये तो हमको पता है कि सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल और टेम्परेचर तो ऑलरेडी कम होगा। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन निकालना हमको। तो वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए बात करेंगे और उसके लिए कोऑर्डिनेट भी करेंगे, पोजीशन और मोमेंटम के जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल एन की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, एन होंगे, और मोमेंट पोजीशन के कोऑर्डिनेट भी एन होंगे और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, एन होंगे। सिंस द पार्टीशन फंक्शन ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के लिए यहाँ बात करेंगे इन क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। तो जेड हमको पता है, ठीक है, जेड की वैल्यू आपको पता थी, जेड की वैल्यू आपको पता थी, जेड की वैल्यू हमने निकाल ली। मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 1/h³ समाकलन डबल इंटीग्रेशन मोमेंटम और पोजीशन के लिए, दोनों के लिए, और बीटा e की पावर माइनस बीटा ई, और ई की वैल्यू क्या होगी p²/2m+u। ठीक है, यह आपका पार्टीशन फंक्शन हो गया मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए क्या, इसलिए हमने क्या डबल इंटीग्रेशन किया। ठीक है, यहाँ पर, और पोजीशन और मोमेंटम के कितने कोऑर्डिनेट थे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, इसलिए हमने एन नंबर ऑफ मोमेंटम, एन नंबर ऑफ पोजीशन के कंपोनेंट ले लिए। ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हम हाइगेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि हाइगेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पोजीशन, जो मोमेंटम होता है और पोजीशन का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन टू h कट, h कट से क्या ज्यादा होता है। अब यार एक बार पता कि पोजीशन मोमेंटम क्या होगा, कि मोमेंटम तो क्या होगा उसके अंदर जो पार्टिकल है उनके मोमेंटम को बताएगी, और पोजीशन क्या होगा क्योंकि उसकी स्थिति क्या है, मतलब वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसकी स्थिति क्या है। मान लो उसकी जो स्थिति है वो r है, r मतलब किससे डिनोट कर रहे हैं, उसकी स्थिति को हम r से डिनोट कर रहे हैं। r क्या है, अब देखना, ये तो हो गया मोमेंटम और पोजीशन। ठीक है, तो डेल्टा p तो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी मोमेंटम, और अनसर्टेनिटी क्या हो गया यहाँ पर, पोजीशन हो गया। ठीक है, उसकी डिस्टेंस को तो क्या कर दिया, डिनोटेड बाय, हमने क्या करा कि उसकी जो हमने पोजीशन और मोमेंटम क्या थी, तो पोजीशन तो हमने क्या करा कि जो मेन डिस्टेंस थी, मेन डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो पार्टिकल की जो मेन डिस्टेंस थी उसे हम r बार से व्यक्त कर देते हैं, और जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम p बार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये पोजीशन और मोमेंटम में एक बार कि मोमेंटम तो पार्टिकल के मोमेंटम हो गया, और पोजीशन के पार्टिकल की जो मेन डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमने r मान ली। तो r मान ली तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये r तो क्या होगी, डेल्टा q की जगह हो गया, पोजीशन की जगह, और मोमेंटम डेल्टा p की जगह हो गया, और ग्रेटर देन टू h कट, लैम्डा से ज्यादा होगा, जो कि हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का सिद्धांत है हाइगेनबर्ग का। तो हमने कहा पोजीशन को हम क्या अपॉन में ले जाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, h/p। ये किसको बताता है, वेवलेंथ को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, लैम्डा को बताता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को बताता है ये। ठीक है, तो r इज ग्रेटर देन टू लैम्डा, तो इस कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है मेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन है किससे, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। ठीक है,
डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन द क्लासिकली अप्रोक्सीमेशन इज वैलिडिटी ऑफ मीन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन मीन डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्या है, जो पार्टिकल की जो मेन डिस्टेंस है, मेन डिस्टेंस वो क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पार्टिकल जो माना है, अब उस पार्टिकल को हम क्या मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम के रूप में मान लेते हैं। वॉल्यूम के रूप में कैसे, जैसे आर तो क्या होगी उसकी क्यूब साइड मान लेते हैं, ठीक है। आर साइड का एक क्या मान लेते हैं हम, एक वॉल्यूम मानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो भुजा क्या मान रहे हैं हम, जो उसकी डिस्टेंस है, पार्टिकल की डिस्टेंस हमने जो मानी है आर, उसे हम क्या मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं। तो वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, ठीक है। तो इफ वी कंसिडर ए क्यूब विथ साइड आर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे उस क्यूब के अंदर n, देन टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v बराबर आर बार क्यूब, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये क्या होगी भुजा। हमने जो r माना था वो क्या माना था, मीन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस ऑफ डिनोटेड बाय आर वेक्टर, आर बार से हमने इसे डिनोट किया था, जो क्या कि पार्टिकल की जो डिस्टेंस थी वो थी। तो पार्टिकल की डिस्टेंस थी तो हमने इसे वॉल्यूम के रूप में मान लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए में हमने साइड को क्या मान लिया, आर। तो वॉल्यूम क्या हो, भुजा का क्यूब, आर का क्यूब, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। हमको निकालना क्या है, आर निकालना है, क्योंकि हमने बात करी कि आर बार है इज ग्रेटर देन टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा से ज्यादा है, तो हमको आर निकालना था। आर निकाल लिया, ठीक है, क्यूब आ गया। अब हम आर की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब ये रख दिया, ठीक है। लैम्डा बराबर क्या था, एच कट अपॉन पी, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, या पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, √2me। पता है क्या, कैसे कि एनर्जी बराबर क्या होता है, ये यहाँ पर एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। m को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम को बताएगा ऊपर तो, और ये आपका क्या हो जाएगा 2m बराबर e। तो ये क्या हो जाएगा, p बराबर √2me बार। मीन एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। और मीन एनर्जी आती 3/2 kT, 3/2 kT, 3/2 kT लिख दिया, 2 से 2 कट गया, 3mn kT, p बच गया। p की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन हमको सोल्व करना था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल के मध्य जो रिलेशन होगा वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज लार्ज देन टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा, हाई या लो, लो। अब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल देन टेम्परेचर इज वेरी हाई। देख, अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो दिस द क्लासिकली अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है, बहुत कम है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात करते हैं कि वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। तो यही रिलेशन हमको याद रखना था कि वैलिडिटी ऑफ क्लासिकली अप्रोक्सीमेशन मेथड में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार आया हुआ है। तो हम बात करते हैं ऑर्थो और पैरा क्या होता है। पैरा और ऑर्थो का मतलब क्या होता है, आपके पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर कि आपके पास है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 2 एटम होते हैं, या तो दोनों एटम की स्पिन क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, या कि दोनों की क्या होगी, पैरेलल होगी। हमने कहा कि अगर दोनों की एंटी पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, पैरा को दर्शाएगा, ठीक है। उसकी स्पिन क्या हो जाएगी, 0, स्पिन क्या हो जाएगी, 0, तो वो किसको दर्शाएगा, पैरा को दर्शाएगा। और अगर हम कहते हैं कि स्पिन 1 होगी तो क्या किसको दर्शाएगा, ऑर्थो को दर्शाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 0 टेम्परेचर पर, 0 टेम्परेचर पर क्या होता है कि 0 टेम्परेचर पर होता क्या है कि 0 टेम्परेचर पर जो H2 मॉलिक्यूल है उसकी हमेशा पैरा पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब स्पिन 0 होती है, ठीक है, पैरा पॉसिबिलिटी रहती है। अगर टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ऑर्थो की कंडीशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम जैसे ही हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ऑर्थो और पैरा में क्या रिलेशन आएगा, हमने बोला कि 0 टेम्परेचर पर तो पैरा रहता है, और टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है,
ऑर्थो की कंडीशन होती है। ऑर्थो और पैरा की कंडीशन क्या होगी, 3:1, मतलब ये तो हो जाएगी ऑर्थो की कंडीशन, ऑर्थो, और ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, पैरा की कंडीशन। ठीक है, हम बात करते हैं कि ऑर्थो और पैरा की बात समझ में, कि ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, कि H2 मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर उन दो स्पिन होगी या तो 0 या 1, 0 कब होगी, जब दोनों पार्टिकल क्या एंटी पैरेलल होंगे, और जब दोनों पार्टिकल पैरेलल होंगे तो 1 स्पिन होगी। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर H2 मॉलिक्यूल की जो स्पिन होती है वो 0 होती है, 0 टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बताते हैं, स्पिन क्या हो जाती है, मतलब 0 टेम्परेचर पे तो क्या होता है कि जो H2 मॉलिक्यूल पैरा पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, और टेम्परेचर जैसे बढ़ेंगे तो ऑर्थो और पैरा में क्या रिलेशन आ जाएगा, ऑर्थो का रिलेशन आएगा 3:1, मतलब ऑर्थो 3 और पैरा 1। तो आइए बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। सिंस द एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है h²/2i/j+1, और H और J क्या है, I क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, और J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है 0, 1, 2। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 0, 1, 2। हम जानते हैं कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, Z बराबर, हम जानते हैं कि पावर बीटा ई और GR क्या है, डीजेनरेसी फंक्शन। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में डीजेनरेसी फंक्शन के लिए बात की थी। तो ये पार्टीशन फंक्शन है ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस के लिए। ठीक है, अब हम पर ई की वैल्यू है, तो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या रहेगा, Z आ जाएगा, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये डीजेनरेसी फंक्शन आपके GR था। इन केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 हमने क्या कर दिया कि इसकी वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ओके, ई की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से, और GR डीजेनरेसी फंक्शन की वैल्यू 2J+1। ठीक है, J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हमने आपको भी पहले बताया था कि H2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी टोटल स्पिन क्या होती है, तो 1 होती है या 0 होती है। अब 1 और 0 की स्पिन क्या होगी, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है, पैरेलल ना होगा, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो स्पिन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इन दिस केस जो H2 मॉलिक्यूल नाउ इज पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसमें हम H2 मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे, पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हमने पहले बात कर ली है अभी। ठीक है, अगर स्पिन बहुत इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, दोनों की स्पिन पे डिपेंड करेगा, 0 होगी तो पैरा होगी, 1 होगी तो ऑर्थो होगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ओके, अब H2 मॉलिक्यूल नाउ इज पैरा हाइड्रोजन। अगर स्पिन इज बहुत इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल तो स्पिन क्या होगी, 1 होगी, इज इक्वल टू 1, एंड इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल नाउ इज ऑर्थो H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब पार्टीशन फंक्शन Z निकालेंगे किसके लिए, ऑर्थो एंड पैरा के लिए, दोनों के लिए सेम आएगा, लेकिन जो J होती है क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है, जो आपका Z आया था, Z निकाला था हमने, तो Z की वैल्यू दोनों के लिए अलग आई। पैरा के लिए, मतलब पैरा के लिए तो क्या होता है कि जो पैरा के लिए स्पिन क्या होती है, 0, तो इसके लिए स्टार्टिंग कहां से होगी, J नंबर की वैल्यू की 0, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। ठीक है, और जो ऑर्थो था उसकी वैल्यू स्पिन क्या होगी, 1, तो यहाँ किससे होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रख लो आप। ठीक है, याद रखने का तरीका सिंपल है। ठीक है, 1, 3, 5। ठीक है, ये क्या होगा, J। ठीक है, J दोनों की फॉर्मूला सेम है, ये पैरा का है, ये ऑर्थो का, इसलिए यहाँ P लिख दिया, यहाँ O लिख दिया। ठीक है, और हमने बात की थी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन पैरा स्टेट को एग्जिस्ट करता है, इससे पहले हमने बात कर ली। बिकॉज इट हैव लोवेस्ट एनर्जी, जो क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है, बट इट हाई टेम्परेचर पे कहते हैं, जो रेशो होता है ना ऑर्थो एंड पैरा का H2 मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है 3:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई आपको कि ऑर्थो एंड पैरा मॉलिक्यूल के बारे में। तो यार गाइस, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये वहाँ तक भेजें जहाँ तक कि किसी बच्चे को, ये जहाँ तक कि आप जैसे आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑब्वियसली बात है कि वीडियो अच्छी बन रही है, तो यार गाइस इसे आप आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि हर बच्चों को ये वीडियो अवेलेबल हो। और अभी आपको नोटिफिकेशन आ चुका है कि BS जो MSc प्रीवियस है उनके पेपर लास्ट तक होंगे, कभी भी हो सकते हैं, सितंबर भी आ सकता है। तो यार गाइस, आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका एक या 1.5 पेपर कंप्लीट होगा,
और मैं जून तक आपको सॉलिड और न्यूक्लियर के लगभग 80 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर वीडियो के द्वारा आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। तो गाइज वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।